भाई एक मशीन बनाने वाला आदमी मशीन के बारे में बता सकता है, बिजनेस के बारे में थोड़ी बता सकता है। आप तब आइए इस बिजनेस में जब आप ग्राउंड के ऊपर उतर के काम कर सकते हैं। अगर जब आप ग्राउंड पे काम नहीं कर सकते, आप प्लांट के ऊपर जाके 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो मत करिए काम। सिंपल एडवाइस है, मत करिए। ये एसी में बैठ के काम करने वाला नहीं है। ब्रिकेट 6 रुपए पे स्टेबल हो जाएगा, पैलेट 7 रुपए पे स्टेबल हो जाएगा। डिलीवर्ड कॉस्ट आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, आने वाले समय आने वाला समय में। हेलो दोस्तों, बायोकॉल सॉल्यूशन के फर्स्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के पहले गेस्ट है मिस्टर सुनील राय सर, जो कि बायोमास और ग्रीन फील्ड के अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनका 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पहले उन्होंने इंडियन आर्मी में काम किया, उसके बाद उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में काम किया। लाखों टन बायोमास की सप्लाई चेन उन्होंने बनाई, 22 से भी अधिक प्लांट उन्होंने सेटअप और रन किए हैं, और आज देश भर की सभी कंपनियों को वो ग्रीन फील्ड अपनाने में मदद कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी बायोकॉल की ग्राउंड रियलिटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बायोकॉल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था सर आपका इंटरव्यू लेने के लिए, बट आज फाइनली समय मिल ही गया दिल्ली में। सर, हमारे व्यूवर्स, आपकी एक्सपीरियंस को देखते हुए हमारे व्यूवर्स के काफ़ी सवाल है, स्पेशली व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ मार्केट। हमारा कंट्री जो है, हम सेल्फ रिलायंस मतलब अपना सेल्फ एनर्जी सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। हमारी जो कंट्री है, एग्रीकल्चर वेस्ट, ए लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ अवेलेबल। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो मतलब उसको कैसे राइट वे में यूटिलाइज करना है, वो हम उस ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं अभी। मैं 2011 से इस इंडस्ट्री में हूँ, एक्टिवली मैं हूँ इस इंडस्ट्री में। सो 2011 में जब मैं देखता था और जब मैं जो आज देख रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट 2 डिकेड्स के बाद मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक रिलायंस, अडानी, जीपीएस रिन्यूएबल। मतलब आई हैव सीन a lot of investors are attracting towards the energy transition. So first of all, there is a huge upliftment in the last 4 years compared to the earlier years. And again, coming to the point, still a lot of opportunity is available. As per the capacity of the available biomass, we are only utilizing 20-30%. Still 70% is either वो जलाया जाता है या वो किसी यूज में नहीं आता है, उसका कोई फॉर्म ऑफ यूज। देखिए, कोई भी चीज़ अगर जो हम एज अ इंडिया नेशन देखेंगे तो वेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो आप पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे, उसका राइट प्राइस देंगे, एजुकेट करेंगे, उसका सिस्टम डेवलप करेंगे, तो आपको वेस्ट मिलेगा। तो हमको वही इनेबलर बनना है। जो इनेबलर बना है, आप ब्रिकेट प्लांट लगाते हैं, आप इनेबलर बनते हैं, लोकल लोगों को अपलिफ्टमेंट करते हैं, जॉब देते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे मतलब अगर जो पर्सनल मेरा ओपिनियन आप लेंगे, तो इससे बेस्ट कोई इंडस्ट्री नहीं है मेरे लिए। दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। आप कोई दूसरा बिजनेस करा रहे हैं, आप शॉप चला रहे हैं, आप स्पेयर पार्ट्स का दुकान कर रहे हैं, तो आप तो केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सर्व। मैं तो यहाँ पे मतलब पूरे गांव को सर्व कर रहा हूँ। उसका ट्रैक्टर में हायर कर रहा हूँ, उसका लेबर में हायर कर रहा हूँ, उसके खेत में मैं लेके जा रहा हूँ अपने रिसोर्सेस को। मैं लोकली डिसेंट्रलाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप, क्योंकि ये गांव में ही हो सकता है, ये सिटी के प्लेस में नहीं हो सकता। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ आवर बिजनेसेस। जी सर। और इसमें ग्रोथ है। जी सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि अदानी, रिलायंस और भी कुछ काफ़ी बड़ी एमएनसीज आ रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो जनरली सर, हम लोग और जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि एमएसएमई की, तो इसमें एमएसएमई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? क्योंकि मेजर तो हमें जो डेवलपमेंट चाहिए अभी इंडिया को, अगर सही तरीके से डेवलप करना है, तो हम एमएसएमई की बात करते हैं। देखिए, सो चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर है, चाहे एमएसएमई रहे, सो देयर इज अ प्रोसेस। मतलब आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसमें एमएसएमई के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज लोकल बिजनेस है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस से बटन दबा के नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही। सो इसके लिए ग्राउंडेड होना पड़ेगा। इसके लिए जो कॉर्पोरेट हैं, उनके भी एम्प्लॉइयों को ग्राउंड पे आना पड़ेगा। उनको एसी ऑफिस से निकल के दे हैव टू गो इन अ फील्ड, फील द बायोमास की फीलिंग कैसे आ रही है, उसका स्मेल कैसे आ रहा है, कब हार्वेस्टिंग होता है, फार्मर क्या करता है, उन सब चीज़ों में घुसना पड़ेगा। सो एमएसएमई को इससे कोई थ्रेट नहीं है। एमएसएमई को और ज़्यादा काम मिलेगा मेरे ओपिनियन में, और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, इम्पैक्ट मिलेगा कि भाई जब जो बड़े प्लेयर ये बिजनेस करते हैं, छोटे लोग क्यों नहीं कर सकते एमएसएमई। और देखिए, गवर्नमेंट अब इसमें केवल एक जो गैप मुझे जो नज़र आता है आज की डेट में, कि गवर्नमेंट का पुश जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है।
अब अभी मतलब आउट ऑफ 2000 और समथिंग पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट इन इंडिया, नंबर्स मेरे को अभी एकदम एक्यूरेट पता नहीं है, सो आई कैन यू कैन रेक्टिफाई इट। उसमें से बहुत लिमिटेड पावर प्लांट ले रहे हैं, 17, 18, 20 पावर प्लांट ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अभी तो वो उनको जो 2000 के नंबर है वो हमको अचीव करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जिस फोल्ड पे हम हैं आज, मतलब हम उससे कितना गुना अपॉर्चुनिटी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो एमएसएमई का हमेशा स्पेस रहेगा। रीजन है कि ये डिसेंट्रलाइज बिजनेस है, लोकली बिजनेस है, गांव में चलने वाला बिजनेस है, तो एमएसएमई को हमेशा इसमें अच्छा ही होगा, प्रेफरेंस ही मिलेगा। सर जैसे आपने अभी बात की, सो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ सभी जगह पैलेट 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 इतनी बूम हो रखी है, तो क्या ये पैलेट की बूम रियल है या फेक है? और अगर पैलेट ही अगर बढ़ रहा है तो ब्रिकेट का क्या रहेगा? इसमें मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई एम अ प्योरली आई बिलीव इन अ प्रोसेस। मैं मतलब ऑटोमेशन, आधुनिकता में मैं विश्वास रखता हूँ, मैं चेंजेज में विश्वास रखता हूँ, अपने आप में भी, प्रोसेस में भी। तो ब्रिकेट एक विंटेज था जो हमने चालू किया था। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो बायर है वो क्या बोलता है कि उसको, बायर को ब्रिकेट जो है नहीं चाहिए पैलेट के प्राइस पे। ओनली द गैप। अगर जो कल ब्रिकेट जो ब्रिकेट बनाने वाला बंदा है उसको पैलेट का प्राइस मिलने लगे तो पैलेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो अभी हमको कॉल लेना है, वो एज अ इंडियन, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ एमएसएमई, एज अ वेल विशर, हमको कॉल लेना है कि हमको करना क्या है। भाई ब्रिकेट एक सेगमेंट खरीद रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो चुकी है। जो आदमी मतलब जहाँ पे एक 20 टन खरीदने वाला आदमी, एक 50 टन पर डे खरीदने वाले आदमी के पास 10 लोग जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो अपने को, और जो पैलेट की इंडस्ट्री है, जो मैंने अभी तक देखा है पिछले 3 साल में, पैलेट में डिमांड का लिमिटेशन नहीं है, सेल की लिमिटेशन नहीं है। आपने 4 गाड़ी बनाया तो 4 गाड़ी आप सेल कर सकते हो, आपके पावर प्लांट से कनेक्ट हैं, तो डिमांड जनरेशन कर रहा है पैलेट्स, ट्रांजिशन कर रहा है पैलेट फ्रॉम ब्रिकेट टू पैलेट। जो लोग ऑलरेडी जो ब्रिकेट वाले थे वो कंबो मशीन में वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। सो पैलेट इज द फ्यूचर। सो हम फ्यूचर को डिनाई नहीं कर सकते। एज अ इंडिया हो सकता है कि 5 साल लगे, 7 साल लगे, मुझे नहीं पता, 10 साल लगे, बट ब्रिकेट इंडिया से पूरा का पूरा वेनिश करना पड़ेगा अपने आप को। जो आज की डेट में ब्रिकेट बायर है उनको भी पैलेट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके इफिशियंसी आएगी, ऑटोमेशन उसमें आएगा, हम वर्ल्ड से कम्पीट कर पाएंगे। आज हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक है कि प्राइस। हम सब कुछ करें, मैं आज पैलेट बना दूं लेकिन मेरे को तो बेचने, वो ब्रिकेट के प्राइस पे ही मांगेगा, तो मेरी वायबिलिटी नहीं आती है। तो मेरे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, बट ये करना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ आवर, मतलब ये हमारी जरूरत है, इसको करना ही पड़ेगा, पैलेट पे ही जाना पड़ेगा। सर हमारी कुछ इंडस्ट्री से बात हुई है, इंडस्ट्री कहती है कि हमें ब्रिकेट वायबल है और पैलेट वायबल नहीं है, या फिर उनका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हमारा बॉयलर इस हिसाब से डिज़ाइन है कि हम लोग ब्रिकेट ही यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पैलेट पे नहीं जा सकते हैं। सो फिर ऐसी सिचुएशन में तो सर मार्केट तो दोनों के लिए बना रहेगा। नहीं, देखिए, जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है वो फेक स्टेटमेंट है। Okay. इट इज़ नॉट अ टेक्निकली वैलिड स्टेटमेंट। सो जहाँ पे ब्रिकेट यूज होता है, जैसे कई सारे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जो छोटे बॉयलर है, जहाँ पे स्टैटिक ग्रेड्स है, जहाँ पे ब्रिकेट बड़ा सिलेंड्रिकल होता है वो डालते हैं, अगर जो छोटा पैलेट डालेंगे तो ग्रेड से नीचे गिर जाएगा। तो उसमें चेंजेस बहुत माइन्यूटली चाहिए उसको, मतलब मेजर रीवैम्पिंग की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेड थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। पैलेट में अभी देखिए, जो ब्रिकेट है मैनुअल फायर करते हैं, राइट, वो बेलचे से उठाता है और फर्नेस के अंदर, बेलचे से उठाता है, फर्नेस के अंदर डालता है, बार बार डोर खोलता है। जितनी बार डोर खोलता है उतनी बार एनर्जी बाहर आती है उससे, हॉट एयर उससे बाहर आता है, अनइफिशिएंसी आती है। उसको पता नहीं, वो एक तरीके से अपना, मतलब उसको एक अनुभव हो गया है सालों से काम करते करते। जो लेबर है वो एक बार डालता है, डालते गया, फिर वो रुक जाता है, हाँ बॉयलर ठीक चल रहा है। ऑटोमेशन कहाँ पर है? पैलेट में यू कैन डू द ऑटोमेशन। अपने आप होपर से पैलेट जाएगा, बॉयलर में जाएगा, जब जरूरत होगी तभी पैलेट फीडिंग होगा, नहीं तो बंद रहेगा वो। जैसे एनर्जी की डिमांड उसकी बढ़ने लगी, पैलेट फीडिंग बढ़ने लगा, रेशियो विल बी सेट। अरे ये ऑटोमेशन, आपको ऑटोमेशन पॉसिबल है पैलेट में, आपको लॉन्ग टर्म कन्वेइंग पॉसिबल है पैलेट में, साइलो में रखना पॉसिबल है पैलेट में, बिकॉज ऑफ द स्मॉल ग्रेनुलर्स। उसका जो छोटा जो पीस होता है उसके लिए होता है। बट हम
ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ब्रिकेट को बंद करने के, देखिए हम इससे इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है। आज से पहले हम ब्रिकेट ही कर रहे थे, तो बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो शिफ्ट होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होगा वो ट्रांजिशन में, क्योंकि उसके कस्टमर फिक्स हैं, उसके मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी फिक्स हैं। लेकिन जिसको जैसे जो रेगुलेशन जो आएगा वो पैलेट से ही आएगा। ओके हाँ, रेगुलेशन पैलेट से, ब्रिकेट से अब नहीं आ सकता है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे ऑटोमेशन फायरिंग करना है बड़े स्केल पे, मतलब मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे पैलेट प्रोड्यूस किया, एक मैं आपको केस बताता हूँ। मैं मान लीजिए मेरा एक 50 टन का बॉयलर मैं डेली चलाता हूँ, तो मेरे लिए इजी क्या है कि मैं प्रोडक्ट मेरा पैलेट प्लांट में बन रहा है, सीधे मेरा साइलो में पैलेट स्टोर हो रहा है, साइलो से मेरे ट्रक में लोड हो रहा है, और मेरा सीधे जो पैलेट आ रहा है मेरे ट्रक से मेरा सीधे बंकर में जा रहा है, वो बंकर से फिर मेरा स्टोरेज में चला जा रहा है। तो दोनों जगह पे स्टोरेज पॉसिबल है इन दिस केस। बट ब्रिकेट में ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। सो यूनिट ब्रिकेट आप ले आओगे, फिर उसको क्रशिंग करोगे। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनइफिशियंसी की मैं अब बात करता हूँ ब्रिकेट की, बहुत सारे ब्रिकेट यूजर हैं जो ब्रिकेट लेते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं, फिर इसको स्टोरेज करते हैं, उसमें डस्ट जनरेशन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, वो कॉस्ट को जोड़ते ही नहीं है, पैलेट कैसा होता है कि सिलेंड्रिकल होता है, जब ग्रेट के ऊपर गिरता है तो ऐसे ऐसे रहता है पैलेट्स, राइट। सो बायोमास के बॉयलर में हमको प्राइमरी और सेकेंडरी एयर, 2 एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक केवल बायोमास में, बिकॉज इसमें वोलेटाइल मैटर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कार्बन कम होता है, वोलेटाइल ज़्यादा होता है, तो हमको वोलेटाइल को कंट्रोल करना है, नहीं तो एकदम फ्लैश जल जाएगा तुरंत, राइट। तो हम जब एयर से उसको कंट्रोल करते हैं तो पैलेट ऐसे रहता है, इसमें से चारों तरफ से एयर यूनिफॉर्मली जाता है। अगर जो क्रश ब्रिकेट को आपने ग्रेट के ऊपर डाल दिया तो वो चारों तरफ से ऐसे हीप बन जाएगा, राइट। उसमें हर जगह पे एयर नहीं पहुंचती है, तो कंबशन अनइफिशिएंट होता है, बॉयलर की इफिशिएंसी डाउन होती है। पैलेट में ये सारी पॉसिबिलिटी निकल जाएंगी, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर जो आप कॉस्ट में मेरे सामने कोई भी आदमी आप लाके बैठा दो जो थोड़ा समझ रखता हो, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि मैं ब्रिकेट और पैलेट के कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, इट इज अ जीरो कॉस्ट। आप ब्रिकेट के कॉस्ट में पैलेट ले सकते हो 1 रुपया ज्यादा देके, वो कॉस्ट की सेविंग का पैरामीटर मैं बताता हूँ आपको। आपकी बॉयलर की इफिशिएंसी 1-2% बढ़ जाएगी, आपका जो ऐस जो अनबर्न्ड निकल रहा था, बिना जले हुए निकल रहा था, वो 1-2% इंक्रीज हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रशिंग वाली बच जाएगी, आपकी लेबर निकल जाएगी, आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सारी टीम की मोरल अप हो जाएगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं। कुछ कंपनी का बोलना है ऐसा कि अगर बात करते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स के ऊपर, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका अगर 34-3500 का जैसे भी है, और ब्रिकेट में भी हमें तो उतना ही मिल रहा है, पेलेट भी हम लोग ले रहे हैं तो उतना ही मिल रहा है, ब्रिकेट हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 5 to 6 रुपीज़ में, पेलेट मिल रहा है हमें 8 to 9 रुपीज़ में, तो वाई शुड वी पे एक्स्ट्रा? दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। सो मैं उसका उनको आंसर कैसे दूंगा कि ब्रिकेट एंड पैलेट्स डेफिनेटली इंग्रेडिएंट सेम है तो कैलोरीफिक वैल्यू विल रिमेन सेम। सो आप इंग्रेडिएंट, मतलब मैं जो मसाले डाल रहा हूँ तो टेस्ट तो मेरा उसी का आने वाला है, तो मैंने जो इंग्रेडिएंट डाला, चाहे ब्रिकेट बनाया पैलेट बनाया, वो सेम रहने वाला है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इफिशिएंसीज की। आप तो केवल पैलेट की सैंपल को 1 ग्राम टेस्ट करके सारा डिसीजन ले रहे हो आप। मैं जो चीज़ों के ऊपर आ रहा हूँ वो चीज़ को उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ इसमें सच्चाई कितनी है। और जो मैं बोल रहा हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं सालों से बॉयलर मैंने खुद ऑपरेट किए हैं, बॉयलर खुद चलवाए हैं बॉयलर, मैं एनर्जी सेल करता था कहीं पे, जो मेरा एनर्जी का कॉस्ट फिक्स था। तो अब जो 7-8 रुपये 9 रुपये आप बोल रहे हो ना, वो तो एक अनइफिशिएंट हो गया। पैलेट विल स्टेबल एट, ब्रिकेट 6 रुपये पे स्टेबल हो जाएगा, पैलेट 7 रुपये पे स्टेबल हो जाएगा, डिलीवर्ड कॉस्ट आने वाले समय में। ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे सर, आने वाले समय आने वाला समय में तो ये सेटलमेंट होगा, क्योंकि अभी पैलेट में, मतलब पैलेट में अनइफिशिएंसीज अभी, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेस है पैलेट, उसके बाद उसमें इफिशिएंसीज आएगी। हम अभी लोग बड़े पैलेट्स भी लेना चालू कर दिए। पहले हम चाइना से लोवेस्ट जो मॉडल था वो इंपोर्ट करते थे, आज के दिन बड़े बड़े पैलेट्स मिल 4 टन पर आवर 5 टन पर आवर वाली एक सिंगल मिल इंपोर्ट होने लगी, तो उसमें इफिशिएंसीज आएंगी, उसमें लेबर कॉस्ट कम आएगा। तो मैं ये फ्यूचर बता रहा हूँ, मतलब आज नहीं, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि ये 5 साल में हो सकता है। अब 5 साल में सिनेरियो में डीजल बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, भाई कोई फ्री में काम नहीं करेगा। सो ये सारी चीजें होंगी, और ब्रिकेट पैलेट में आई डोंट सी एनी प्राइस डिफरेंस एज पर माई ओपिनियन। अगर जो उसको मैं पैरामीटर में डालूंगा तो दोनों बराबर होंगे। दूसरा, बराबर के बाद आपको, मतलब पैलेट चलाने में जो ऑपरेटर,
टीम को जो मज़ा आएगा इसमें ब्रिकेट में नहीं आएगा। स्टोरेज में स्पेस का आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा। सर आप अगर अभी पैलेट की बात कर रहे हैं, हाँ, तो पैलेट में जैसे कि बात करते हैं, सिवाय एनटीपीसी के अभी कोई भी ऐसा कोई बड़ा बायर नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स में कुछ ही लोग हैं। सो क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेना चाहिए इसमें? मैंने अपने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी साइलेंट है इस मामले में, और गवर्नमेंट को ही अपफ्रंट आना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए नहीं ज़रूरत है, इंडिया को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है। भैया आप कोल लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हो यार, स्टॉप द इंपोर्ट। वी हैव कोल एज अ इंडियन, वी हैव अ लॉट ऑफ कोल इन बैंक्स। हमारे हम साल में 2 बार कोल प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट हम साल में 2 बार प्रोड्यूस करते हैं, रबी और खरीफ में। उसका यूटिलाइजेशन करो ना। अभी भी पंजाब में जितनी पराली इकट्ठा हो रही है उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। सर प्राइवेट पावर प्लांट्स का बोलना है कि हमें कोल जो है वो कोल जो रेट में मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, और जो आपके बायोमास के रेट है ये ऑलमोस्ट डबल है। उसके साथ साथ में जो प्रोसेस है उसके पीछे की, जैसे ट्रक से आएगा, अनलोडिंग और बाकी सब चीज़ें की प्रोसेस, ये हमारे लिए हमारा कॉस्ट बढ़ा रहा है वो। बट ऐसी सिचुएशन में क्या, जो कि हमें जितना नॉलेज है कि गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ देने वाली है या फिर उनके कुछ कॉस्ट को उनको सपोर्ट देने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। सो दैट इज द प्रॉब्लम। वो एक है इसमें। देखिए गवर्नमेंट के बिना इंटरवेंशन के ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, बिकॉज वो एम्पावर्ड है। ठीक है, अब आपको मतलब अभी हम बातें कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, हम गाड़ियों को रोक रहे हैं। भैया आप इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं रोक रहे हो कि आपको कोल मैंडेट है इतना। आप जब अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, जब कॉस्टिंग बना रहे हैं, जब पावर सेल कर रहे हैं, आप 10 रुपये का पावर बेचते हो आम पब्लिक को। तो 10 रुपये के पावर में आप ये, और कौन बेचता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेचती है, गवर्नमेंट बेचती है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गुजरात बेचती है, दिल्ली बेचता है, यूपी बेचता है। तो आप कंज्यूमर को पावर ज़्यादा रेट में बेच रहे हो ना। और ये ऐसे इसका लिंकेज अलग टाइप से है। इसमें मतलब बहुत सारे लिंकेज लगेंगे। आप कहीं एग्रीकल्चर में फ्री पावर दे रहे हैं, तो ये सारा लोगों का जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स आप कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको सब्सिडाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन। कोल बेस्ड पावर वाला जो बात बोल रहा है, और उनको भी मतलब पैरेलली चलना पड़ेगा। अगर जो वो सोच रहे हैं कि सारा कुछ गवर्नमेंट आके कर देगी, तो नहीं होने वाला है। उनको एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। और हमारे ओपिनियन में डेफिनेटली देयर शुड बी सम इंक्रीमेंटल टैरिफ फॉर द सपोज एक पावर प्लांट 5% यूज कर रहा है पूरा कोल का, तो उसको 5% का इंक्रीमेंटल टैरिफ दे दो ना। जितने लाख यूनिट्स बना रहा है उतने लाख यूनिट्स का कुछ ऐसे उसका इंसेंटिव दे दो, उसको इंटरेस्ट फ्री कुछ लोन दिला दो, कुछ भी दिला दो जो आपके हाथ में है। उसको सब्सिडाइज कोल दिला दो। जो आज कोल खरीदता था मान लीजिए 5 रुपए केजी में, उसको 3 रुपए केजी में दे दो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। भैया तू ये 2 रुपए ज्यादा दे रहा है, 2 रुपए में ये सब्सिट्यूट कर रहा हूँ तेरे को, तो बात बन सकती है। बिल्कुल सही। इसमें सबसे बड़ी बात है ना इंटेंशन की। इंटेंशन होगा तभी होगा। ये इंटेंशन नहीं है, ना तो पावर प्लांट वाले की इंटेंशन है, ना तो गवर्नमेंट की इंटेंशन है। हम बातें कर रहे हैं, हम मीडिया में बात कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है? एनटीपीसी मतलब मुझे थैंक यू बोलना चाहिए एनटीपीसी को और समर्थ मिशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई कम से कम चालू तो हुआ। ये 7 साल की जर्नी है। जी सर, ये 7 साल की जर्नी है। मार्च में एनटीपीसी एलोन 19 लाख टन पैलेट जलाया है। बिग फिगर। तो इट इज अ बिग फिगर। वो 19 लाख 1 लाख 90 लाख हो सकता है अगर जो सारे लोग यूज करना चालू कर दे तो एनटीपीसी में ला के उनको सिखाओ, भैया जब एनटीपीसी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? गवर्नमेंट शुड प्ले अ रोल बोथ वेज, सपोर्ट पेनलाइज, तब जाके अगले 3-4 साल में एक पर्टिकुलर फिगर तैयार होगा। आज नहीं। सर अभी जैसे पेलेट की इंडस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं, पेलेट इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम हो रही है और फ्यूचर पेलेट का दिख रहा है, आप जैसे कह रहे हो। सो जो प्लांट ऑलरेडी रन हो रहे हैं, कल ही हमारी किसी मैन्युफैक्चरर से बातचीत हुई, उसका कहना है कि मतलब जो प्राइस हमें गवर्नमेंट से मिल रही है अभी भी वो हमें हम लोग प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं। अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर उन्हें मार्केट मिल भी गया है
कुछ लोगों को मार्केट मिल गया है, बट अब जो एक फाइट हो रही है वो रॉ मटेरियल में हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरा थोड़ा बहुत ब्लंट इसमें स्टेटमेंट रहेगा। तो हम जब इंडस्ट्री लगाते हैं ना, ब्रिकेट या पैलेट, तो हम अपने चेयर पे जाके खूब आराम से एसी चालू करके बैठ जाते हैं कि भाई बायोमास आएगा मेरे पास, मैं उसको यार मैं बैठा हूँ, मैं पैसा दे दूँगा। बायोमास को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको गांव में जाके 10 लड़कों को पकड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली का फाइनेंस कराना पड़ेगा, उसको इनेबलर बनाना पड़ेगा। बायोमास खेतों में पड़ा है, फैक्ट्री में नहीं है, कहीं उसका स्टॉक पॉइंट नहीं है। सो आपके सराउंडिंग में वी कॉल्ड कैचमेंट एरिया। तो आपका कैचमेंट एरिया 10 किलोमीटर का रेडियस, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेडियस के सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। जो भी लोग, जिसके पास ट्रांसपोर्ट है, जिसके पास टेम्पू है, जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसको इनेबलर बनाना पड़ेगा। मतलब आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा और शुरू में आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप उनको बैंक में ले जाकर, जरूरत है एक ट्रैक्टर खरीदने की, आप साथ में बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात करिए, बोला सर आप ट्रैक्टर फाइनेंस कर दीजिए, मेरी गारंटी है, ये पैसा नहीं देंगे तो मैं दूंगा पैसा। तो ट्रैक्टर फाइनेंस हो गया। उसके बाद ट्रॉली है, 2 आदमी गांव से ढूंढेगा, भूसा भर के लाएगा, तो एक नया आदमी तैयार हो गया। एक आध साल के अंदर वो आपको मटेरियल देने लगेगा। तो ये सारा अपने को इनेबलर बनाना पड़ेगा। सर ये सिचुएशन में ना मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर से भी बात की है। हाँ। उनका एक बहुत अच्छा सवाल है कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कहीं पे प्लांट है और मैंने कहीं प्लांट सेटअप किया, मैंने 1 साल बहुत मेहनत की, वहाँ के लोगों को उस लायक बनाया कि वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सके, उनका भी बिजनेस चल सके, मेरा भी बिजनेस चल सके। बट अपने इंडिया में होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं देखा देखी बिजनेस। हाँ, कि इसने लगाया है, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसी के बगल में अपना नया प्लांट खड़ा कर देते हैं और उसी के पूरे सप्लायर्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल की फाइट हो जाती है, रॉ मटेरियल का प्राइस अप हो जाता है, उधर फिनिश गुड का प्राइस तो वहीं होता है। तो ये अपनी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक चैलेंजेस मानूंगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामने आता है। इसको कैसे डील की जाए? देखिए ये तो मतलब वाकई में बहुत सैड है ये। मतलब ख़ास तौर से इसमें अगर जो कोई रोल प्ले कर सकता तो गवर्नमेंट कर सकती है। लाइक जैसे यूपी में देयर इज़ अ तहसील रिजर्वेशन। मतलब बायो एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो एक तहसील में एक ही प्रोजेक्ट आएगा और वो उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। ऐसा और स्टेट में है कि नहीं है मेरे को पूरा क्लियर आइडिया नहीं, बट यूपी में है, पॉलिसीज़ है, पॉलिसी बनी है। तो एक बायो एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो सिक्योर्ड है, वहाँ पे दूसरा बायो एनर्जी का प्रोजेक्ट आने के लिए गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा। वाह। कि भाई ये डालूं कि नहीं डालूं। उसका गवर्नमेंट जियो टैगिंग कर रही है कि भाई एक, जैसे मान लीजिए एक तहसील में एक सीबीजी प्लांट है और एक पैलेट प्लांट है, दोनों यूपी नेडा से अप्रूव्ड है, तो दोनों का जियो टैगिंग करेगा कि आपके दूसरे एरिया में आप नहीं जाओगे, आपका जियो टैग यहाँ तक है, इनका जियो टैग यहाँ तक है, अगर जो बड़ी तहसील है तो ठीक है। तो ऐसा कुछ, क्योंकि हम एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट वेस्ट के ऊपर है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में डेफिनेटली जैसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्रेन्स का है, इसका भी आने वाला है गवर्नमेंट से। मतलब ऊंचे लेवल पे जैसे लाइक कर्नल आहूजा सर हैं, रोहित सर हैं, वो लोग ऑलरेडी मतलब टॉक में हैं, जो जिन लोगों को मतलब इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मे बी वो हो जाएगा तो वहाँ से अपन दूर हो जाएंगे उससे, कंपटीशन से। बट ये क्वेश्चन का आंसर कैसा है कि इसमें गवर्नमेंट थोड़ी इंटरवेन करे और कोई ऐसा आदमी, जैसे क्या होता है, हमको कभी भी लाइफ में किसी को कंपटीटर समझना ही नहीं है। अगर जो मेरा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मैं एक प्लांट चला रहा हूँ, मेरे बगल में आप आ जाओगे तो मैं बोला भैया तुम प्लांट मत लगाओ, मेरे प्लांट में आके पार्टनरशिप ले लो। 2 मशीन और जो तुम पैसा खर्च करे तो 2 मशीन और लगा लो, ये 50% इक्विटी तुम मेरे से ले लो और तुम चला के देख लो इसको पहले। तो उसको रियलिटी पता चल जाएगी। जो आज रोजी पिक्चर में घूम रहा है कि मैं प्लांट लगाऊंगा, तो उसको जो 3-4 साल में बात पता चलेगी, हो सकता है आप आज ही एजुकेट कर दो उसको। कंपटीटर समझो ही मत, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसको दोस्त बनाओ। पहले तो उसको साथ में बैठाओ, उसको कॉफ़ी पिलाओ, उसको बिजनेस अपना दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, देखिए यार 5 साल में मैंने ये किया, तू एक काम कर, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मेरे फैक्ट्री में मेरे में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैं तेरे को इक्विटी दे देता हूँ। तो आपको अपने स्तर पर भी कुछ काम करना पड़ेगा। आपको लोकल गवर्नमेंट से जाके मिलना पड़ेगा, बोला सर ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, CII है, ठीक है। इस इंडस्ट्री का क्या है कि अभी पूरा फोकस में आई नहीं है गवर्नमेंट के, क्योंकि पूरा डिसेंट्रलाइज, जैसे राइस मिलर्स हैं, तो राइस मिलर्स के लाइसेंस के हिसाब से वहाँ पे जो ग्रेन्स होता है उसके हिसाब से लाइसेंसिंग होता है।
वैसे अपना भी जब हो जाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे मे बी। तो मेरा आज की डेट में तो यही आंसर गवर्नमेंट है। अगर इसमें एक्शन लेती है सर, ये बहुत बड़ा स्टेप हाँ, रहेगा। बहुत बड़ा स्टेप और I होगा और think लेना ही पड़ेगा। इसमें सबके लिए विन विन हाँ, सिचुएशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सस्टेनेबल कैसे होगा भाई। आज मेरे को पता है कि प्लास्टिक का रेट ये है, पेट्रोल का रेट ये है, डीजल का रेट है, मेरे को बायोमास का रेट पता ही नहीं है। कहीं पे 1 रुपया है, कहीं पे 5 रुपये केजी है। बिल्कुल सही। तो उसको पैरेलल सिमिलरिटी पे लाना पड़ेगा। इस सिमिलरिटी लाने में मतलब मैं मेरा हमेशा स्टेटमेंट जो मैं दूंगा उसमें ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट के साथ आपको पैरेलली चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है फार्म मशीनरी में, फार्म मशीनरी की सब्सिडी यूटिलाइज करके आपको इनेबलर बनाने पड़ेंगे, ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, सेल्फ अनलोडिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़। वो मान लीजिए आपके फिक्स उनको इक्विटी दे दो जो रॉ मटेरियल वाले हैं। मैं मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है 50 टन पर डे कर रहा हूँ, मेरे 20 ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं, मैं 20% उनको ही दे दूंगा। भैया तुम 20% पकड़ो, वो मेरे पास ही तो माल लेके आएंगे, वो पर टन भी कॉस्ट कमाएंगे, जो साल में मेरा 20% होगा उसमें भी मैं प्रॉफिट दूंगा उनको। सो आई विल मेक देम पार्टनर इन माई बिजनेस एसोसिएशन। दिस इज द माई स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। सर ये कभी काफ़ी चैलेंजेस देखने मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स रिगार्डिंग, काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ऐसे क्या स्टेप्स मैन्युफैक्चरर्स ने लेना चाहिए जो उनकी ग्रोथ हो सकती है मतलब या बिजनेस स्मूथ हो सके? किस चीज़ का स्ट्रगल करें, मतलब एफिशिएंसी वाइज या मैं तो ओवरऑल? एफिशिएंसी वाइज ज़्यादातर बात करूँगा, और ओवरऑल भी अगर आप इसको समझ सके तो। हाँ, मतलब देखिए जो ब्रिकेट पैलेट इंडस्ट्री को ना, आपको ये बिजनेस है डेडिकेशन का, मेहनत का। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, सब मेहनत कर लिया, बट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आ रहे हैं तो मार्केट से हमको 500 रुपया कम मिल रहा है प्राइस। क्यों मिल रहा है? कि कंपटीशन है सेल का। तो आपको मतलब अपने प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा पहले। हमारा मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, उसके रेमेडियल एक्शन के ऊपर मैं काम करूँगा। मेरा प्रोसेस फुल्ली मैनुअल है, लेबर कभी भाग जाती है, कभी लेबर का होली दिवाली स्ट्राइक होता है, ईद आता है, तो आपको उस ऑटोमेशन के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि लेस मैन पावर डिपेंडेंसी हो आपकी। तो मशीन है, मशीन के ऊपर आप लेस मैन पावर में चलाएं या हाई मैन पावर पर, मशीन को आप जितना आपने इन्वेस्ट किया उसको हाईएस्ट प्रोडक्शन पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी आएगी। देन यू बिकम अ कॉम्पिटिटिव इन अ मार्केट। अगर जो आप 1000 रुपये का ही मार्जिन पकड़ के चल रहे हैं और ऐसा ये मार्जिन हमेशा रिटेन रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। आपको कभी 1000 रुपये भी काम करना पड़ेगा, कभी 200 रुपये के मार्जिन पे भी काम करना पड़ेगा। तो साइक्लिक, बट हाँ आपकी एफिशिएंसी में आपको प्लान करना है कि 100% कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करना है, आपकी खुद की, मैन की, मशीन की। तब जाके आपको ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी हो गई, पावर रेगुलेटेड आएगा, स्पेयर कॉस्ट रेगुलेटेड आएगा, डीजल कॉस्ट रेगुलेटेड आएगा। तो आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा एज अ ओनर का मैं बोलता हूँ कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम एरिया है उसको पकड़ो आप हर चीज़ में। मतलब हर काम में रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल में वेल थॉट करो आप, चाहे माइक्रो फाइनेंसर से बात करो कि यार मेरे को 10 ट्रॉली बनानी है 10 लोगों के साथ, 10 लोगों को आप इनेबलर बनाओ, तो आपका रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम थोड़ा ईज आउट हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे स्टेप पे। ब्रिकेटिंग प्लांट के अंदर मान लीजिए पावर है, पावर बार बार ट्रिप होता है, तो आपको रिलायबल सोर्स के ऊपर जाना चाहिए, उससे बहुत सारी अनइफिशिएंसी आती है। फिर आपका जो भी प्रोसेस है कोशिश करना है कि रेडी टू यूज मटेरियल हम यूज करेंगे, तो हम उसको पेन डाउन कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि मेरा इतना ही खर्चा आएगा। लेकिन आप कोई ऐसा मटेरियल जिसमें 60-70% मॉइस्चर है उसको आप डे 1 में कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ कितना खर्चा आएगा। तो लेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है आपको 1 by 1। वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस पे नहीं जाना है, आप उसमें थक जाओगे। मतलब वो कोई पेड़ की कटिंग कर रहा है, फिर आप ला रहे हो उसको थ्रेडिंग कर रहे हो, फिर पॉट बना रहे हो, फिर ड्राइंग कर रहे हो, फिर पैलेट कर रहे हो, तो दीज आर तो बहुत लेंदी प्रोसेस। आप कोशिश करो कि वो प्रोसेस को एलिमिनेट करो, बाहर करा दो। आप एक एंटरप्रेन्योर खड़ा करो, उसका काम है उसको ट्री को कट करेगा, पाउडर बनाएगा और आपको रेडीमेड मटेरियल देगा। तो आपने 2 इंडस्ट्री और खड़ी कर दी, उसका प्रॉफिट सेंटर वो है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, आपको रेडीमेड मटेरियल आ रहा है वहाँ से, आपका टेंशन फ्री आप प्लांट चला रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ओनर हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हर सेगमेंट में इसमें काम करना पड़ेगा, अच्छे क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब ज़माना पहले जैसे नहीं रहा है, तो आपको अच्छे पीपीटी बनाने पड़ेंगे,
अच्छे आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ा करना पड़ेगा एज अ मैन्युफैक्चरर। आपको मेन स्ट्रीम में रहना पड़ेगा, मेरा ऐसा बोलना है। आप अपडेटेड रहेंगे, मेन स्ट्रीम में रहेंगे, देन यू विल अर्न मनी। सर इसमें मैं जो देखता हूँ पेलेट या ब्रिकेट मैन्युफैक्चर, सबसे बड़ा जो इनका स्ट्रगल होता है वो होता है मैन पावर पे। हाँ, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? मैन पावर, देखिए एक आदमी ऐसा है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ बनाई है ह्यूमंस, बट ह्यूमंस का कंट्रोल ही कोई नहीं है। तो आपको मैं इसको कैसे देखता हूँ भाई, ऑटो पायलट में मेरे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, गाड़ियों में एडास आ गया, फीचर्स आ गई, लेस ड्रिवेंस कार आ रही है। सो क्यों ये सब हो रहा है? बिकॉज और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मशीनें काम करेंगी तभी इफिशिएंट चलेंगी। आदमी काम करेगा, आदमी की ज़रूरत तब भी रहेगी, लेकिन इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। आपको मतलब जिस आदमी को आप कंफर्ट दोगे, जो आपका काम कर रहा है, उसको आपको ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ ये पायलट, थोड़ा सा मैन पावर का शॉर्टेज है। और इसको मैं मतलब देखिए, ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि मैन पावर नहीं है, मैन पावर है, एजुकेशन नहीं है या ट्रेनिंग नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। सो अब हम लोगों ने कुछ हमारे फ्रेंड लोगों के जो प्लांट्स हैं, बिकॉज मेरे पास कोई प्लांट नहीं है, बट मेरे पास आइडिया है। मैंने उनको बोला कि आप जो भी हम लेबर का क्वार्टर बनाते हैं पावर प्लांट पे, आप पैलेट प्लांट में, आप 10 रेसिडेंट बनाओ, एसी रूम, हर फैक्ट्री के ऊपर 10 एसी रूम बनाओ आप। और हर जो भी नियरेस्ट आईटीआई है, जो भी नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे 10 बच्चे को लाओ, 10-10 दिन रोको और उनको ट्रेनिंग दो। आप उनको लाइव ट्रेनिंग दो। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम छोटा सा बनाओ, उनको सिखाओ आप ब्रिकेट क्या होता है, पैलेट क्या होता है, रैम क्या होता है, कोलेट क्या होता है, नट बोल्ट क्या होते हैं, डाई क्या होती है, सब चीज़ के बारे में आप बताओ। और वो उन लोगों को इनेबलर बनाओ अपने प्लांटों में। वहाँ से अगर जो हम आज के डेट में सबसे पहले बच्चा जब कोई भी एजुकेशन करता है तो एक जगह पर जाकर इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप मीन्स अगर जो वो अच्छा होता है तो वही कंपनी उसको रख लेती है। राइट। तो आप उनको बताओ कि भाई अगर जो आईटीआई कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम्स है, देयर आर मल्टीपल आईटीआई कॉलेज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उनको अगर जो हम इनेबलर बनाते हैं तो मैन पावर की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। हम ऑटोमेशन एजुकेशन, तब जाके इंडस्ट्री सस्टेन हो जाएगी। अब मैं और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ, मैं अनप्रैक्टिकल कोई भी बात नहीं करता हूँ फोरम में या कहीं भी। देखिए हमारे जो ब्रिकेट पैलेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए चैलेंजेस काफ़ी हैं, क्योंकि हाईएस्ट ओपेक्स लगता है, हाईएस्ट कैपेक्स लगता है, रिस्क बहुत सारा रहता है। तो इसमें ट्रांजिशन होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। अकेला सुनील राय कुछ नहीं कर सकता, ये बात तो सही, अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं एक अपने जो मेरा जो ड्रीम प्लांट होगा जब फ्यूचर वाला, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं रखूँगा। इसमें सर कुछ लोगों के व्यू ये भी है कि अगर हम ये सब ऑटोमाइजेशन में जब जाते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, और जहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है मतलब आपका लोन, बाकी सब प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है। और कुछ लोग का व्यू ये होता है कि हमें सामने में उतना रेट नहीं है, मतलब फिनिश गुड के रेट नहीं है कि उसके अगेंस्ट में हम लोग इतना ऑटोमाइजेशन में जाए। सो इसको कैसे आप देखते हैं? ये जो आप बता रहे हो ना, ये तो सोच का प्रॉब्लम है, ये कि आप उस प्रॉब्लम को देखते कैसे हो। ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में ऑटोमेशन है। मेरे कंट्रोल में मैं हर महीने के एक मशीन से 400 टन बनाता था, तो मैं 600 टन बना रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। पहले आप वो तो एक स्टेप तो करो। तो कॉस्ट तो सेकेंडरी मैटर है। डेफिनेटली हम पर टन कॉस्ट पे जो अनएफिशिएंसी के कॉस्ट है वो आप जोड़ ही नहीं रहे हो। भाई आपकी मशीन बना सकती है 600, आप बना रहे हो 300 टन 400 टन, वो तो आप जोड़ ही नहीं रहे हो, आप उसी में खुश हो। क्योंकि जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, आप थोड़ा पेन नहीं लोगे, तो उसमें कहाँ से यील्ड आएगा। इफिशिएंसी तो सारा गेम इफिशिएंसी का है। अगर जो हम बॉयलर हम लोग चलाते थे पहले, 75% इफिशिएंसी पे बॉयलर्स चलते थे बायोमास के, और जिस महीने 72 आ गया तो इट मीन्स वो तो उसका पूरा पैरामीटर हिल जाता था। तो आप अगर जो ब्रिकेट और पैलेट प्लांट की इफिशिएंसी की मैं बात करूं नंबर्स में,
तो आज हम 50-60% पे ही हैं। एग्जैक्टली। तो हमको तो 20-25% इंक्रीज करने के लिए हमारे हाथ में है ना, तब तो आपको कॉस्ट भी सस्टेन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप करो तो पहले उसको। किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया, पावर कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी बहुत सारे सज्जन मेरे को ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर मैं ना पैलेट प्लांट में हैमर मिल नहीं लगाऊँ, कॉस्ट तो 300 रुपये बढ़ जाती है। हैमर मिल लगाने से कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसमें जो मशीन में घिसाई होनी चाहिए थी वो हैमर मिल में घिसाई हो रहा है। सो डेफिनेटली एक जगह पे उसको कॉस्ट और इसको कॉस्ट मैच हो जाता है। वो तो इफिशिएंसी बढ़ गई, स्पेयर पार्ट्स का काम बिकॉज ऑफ हैमर मिल कम हो गए, पत्थर नहीं आ रहा है, स्टोन नहीं आ रहा है, कोई लोहे का पार्टिकल आपके प्रोसेस में नहीं आ रहा है, यहाँ इफिशिएंसी बढ़ गई। तो इट्स अ गिव एंड टेक, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली हैमर मिल को। कुछ ब्रिकेट वालों के व्यू डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो हैमर मिल इंस्टेड ऑफ हैमर मिल वो सेपरेटर पे जाना चाहते हैं। तो क्या उन्हें हैमर मिल लगाना चाहिए या सेपरेटर पे जाना चाहिए? नहीं, सेपरेटर इज अ गुड ऑप्शन ब्रिकेट में, बिकॉज क्योंकि उसका डाया 90 mm है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिकेट और पैलेट में मतलब हैमर मिल, अगर जो आप बड़े स्क्रीन पे, जैसे मान लो 90 mm का मेरे को प्रोडक्शन करना है, तो आप 25 mm स्क्रीन पे जाओ ना। हैमर में आप 80 HP की जगह पे आप 30 HP की मोटर पे जाओ, बट हैमरिंग करो आप। उससे क्या होता है, होमोजेनाइज हो जाता है, मतलब बायोमास पूरा मिक्स हो जाता है अच्छे से। मशीन के ऊपर एवरेशन कम से कम जाता है, लोड कम हो जाता है। ओवरऑल जो मशीन आपकी 80-90 एम्पियर लेती है, वो मशीन 60-70 पे आती है। एम्पियर ज़्यादा लेती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा निकालती है उसी सेम बायोमास के ऊपर। और आप मल्टीपल फीड यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द हैमर मिल। कोई बड़ा पार्टिकल है, सब यूनिफॉर्म जा रहा है, मतलब प्रोसेस पॉलिश्ड हो गया आपका। आपकी मशीन जो चलाने वाला है उसको भी मजा आएगा, भाई उसको चीज़ें अच्छी मिल रही है। अब मुझे मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, मतलब कोई हार्ड रोटी मिले मेरे को तो मुझे उसको च्यू करना पड़ेगा, मुझे गरम एकदम सॉफ्ट आएगी तो मुझे खाने में मज़ा आएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपको हैमरिंग तो करना चाहिए, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन 100% करना चाहिए। सर जैसे कि मार्केट की बूम देखते हुए, ब्रिकेट और पैलेट की बूम देखते हुए, काफ़ी कुछ ऐसे न्यू जनरेशन के लोग हैं, ये जो लड़के लोग हैं, ये लोग आना चाह रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कैसे स्टार्ट करना चाहिए अपना बिजनेस? देखिए, आपको एक सिंपल सी चीज़ है, हमको फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। और हम ये देखते हैं कि डॉक्टर MBBS है क्या, MD है क्या, तो हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर 300 रुपये फीस ले रहा है तो MD है क्या। अपने हेल्थ के लिए हम सोचते हैं इतना ज़्यादा। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन पड़ी हैं, यू कैन ग्रैब इट एनी मेडिसिन। इट इज़ लाइक यू नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस and not from the machine manufacturer. You need an expert advice from the overall industry experts से, जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। ऐसा मेरा बोलना नहीं कि आप मेरे से एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव डन गुड जॉब, जिन्होंने 10 साल से अपनी पैलेट इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो आपको रियलिटी बता सकते हैं। आप रियलिटी को निगेटिव स्टेटमेंट में नहीं लेना है। वो देखिए, हर बिजनेस का चैलेंज एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो वो एडवांटेज में लेना है। भाई एक मशीन बनाने वाला आदमी मशीन के बारे में बता सकता है, बिजनेस के बारे में थोड़ी बता सकता है। बिल्कुल। तो बिजनेस को तो वही आदमी बता सकता है जो बिजनेस को समझता है, देखता है, करता है, वो बिजनेस के बारे में बता सकता है उसको। तो नए लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप राइट पर्सन को अप्रोच करिए, और आप मतलब बैलेंस ओपिनियन लीजिए एटलीस्ट कि और आप तब आइए इस बिजनेस में जब आप ग्राउंड के ऊपर उतर के काम कर सकते हैं। अगर जब आप ग्राउंड पे काम नहीं कर सकते, आप प्लांट के ऊपर जाके 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो मत करिए काम। सिंपल एडवाइस है, मत करिए। ये AC में बैठ के काम करने वाला नहीं है। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तभी काम हो सकता है। सर जैसे कि अभी जो नई जनरेशन इस इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, तो जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए, हाँ, जो भी उसके चार्जेस पे करते हुए। हाँ, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा सर उसे? सर अभी मतलब एक मशीन, मान लीजिए मैं मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं 10 कन्वेयर एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, बिकॉज द प्रोडक्ट आई विल सेल, आई विल मेक द मार्जिन। कंसल्टेंट आपके 5 कन्वेयर कम कर देगा प्रोसेस में। बोले ये नहीं चाहिए भाई, क्यों चाहिए, बिजली भी कॉस्ट बचेगी, कन्वेयर्स भी नहीं चाहिए। उससे कम जितना पैसा वो बचाएगा, उससे कम पैसा चार्ज करेगा आपको। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ।
एक हम घर बना रहे हैं, हाँ तो घर के लिए हम लोग इंटीरियर डिजाइनर हायर करें बिल्कुल, जो आपकी डिजाइन भी सही करके देगा हाँ। और कॉस्ट कटिंग भी करके कॉस्ट देगा। कटिंग भी करके देगा। तो एग्जैक्टली यही है, आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको उसका एक्सपर्ट चाहिए, आपको उससे एडवाइस, तो आपके पैसे बचाएगा। और जो भी कॉस्ट ले रहा है बहुत नॉमिनल है, उसकी कमिटमेंट रहेगी। आपको और भी चीज़ें बताएगा कि भाई इसका कितना लैंड चाहिए, कितना वो लैंड का रिक्वायरमेंट कितना होता है। मशीन मैन्युफैक्चरर डेफिनेटली उनके पास एक फिगर होगा, तो वो उनका मशीन बनाने का बिजनेस है, वो बेस्ट मशीन्स दे सकते हैं। बट बिजनेस आपको बिल्ड करना है, मशीन बिल्ड नहीं करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, जो बिजनेस 10 साल चलेगा। तो आपको एडवाइज़र डेफिनेटली करना चाहिए। क्या हमारे इंडस्ट्री में एडवाइजर अवेलेबल है? है मतलब देर आर मल्टीपल पीपल काम कर रहे हैं, सब लोग उसमें एडवाइस ले रहे हैं, उनका बेनिफिट मिल रहा है। मेरा जो प्लान था, मैंने खुद अपना प्लान डिज़ाइन किया, तो एक्सपर्ट से मैंने उसमें 80 लाख रुपए अपने सेव किए। मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ था, आई सेव 80 लाख रुपीज़। बिग फिगर मैंने अपना खुद सेव किया, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि कौन से प्रोसेस में मेरे को कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है। ये मशीन मेरे को नहीं चाहिए या चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, तो आई कैन फिगर आउट विथ माई 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो आपको वो कॉल लेना चाहिए मेरे ख्याल से। इट इज़ अ गुड टू टेक अ एडवाइस। सर अभी और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडस्ट्री के जो न्यू कमर्स है उनके लिए आ रही है कि सब्सिडी कैसे ली जाए। तो देखिए सब्सिडीज़, सबसे पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनके तरफ से पायलट प्रोडक्शन, ब्रिकेट, पावर प्लांट, बायोमास के लिए एक सब्सिडीज़ है। सबसे पहले उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से अपने को फैक्ट्री सेटअप करने से पहले जाना चाहिए, अप्रूवल्स लेना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाना चाहिए। दूसरा, NCR रीजन में देयर इज़ अ ग्रांट। अगर जो आप पराली पे बना रहे हैं तो वो ग्रांट है, अवेलेबल है, लोगों को मिल रहा है, और वो बहुत बड़ा, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में 30% की सेविंग हो जाती है वो ग्रांट से। तो आपने जो एक्स्ट्रा मशीनरी लगाई सर, उसको प्रोसेस करने के लिए वो मशीन के कॉस्ट निकल गए। फिर स्टेट वाइज सब्सिडीज़ हैं, जो स्टेट में हर महाराष्ट्र में कुछ है, MP में कुछ है, UP में कुछ है, वो सब्सिडीज़ अवेल करना चाहिए। और वो अवेल करने के लिए आपको यू नीड अ टीम टू अवेल इट। उसको डॉक्यूमेंटेशन कर, वो गवर्नमेंट और प्रोसेसेस, बैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करता है, इमोशंस पे काम नहीं करते वो। तो यू नीड अ प्रॉपर मैन टू प्रिपेयर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स प्रैक्टिकली, आपको और लिटरेचर वाइज भी। दूसरा है एग्री इंफ्रा फंड है, जो इंटरेस्ट का आपको मतलब 6% इंटरेस्ट पे 2 करोड़ 5 करोड़ का लोन लेते हैं। आपका CGTMSC है, जो कॉर्पोरेट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 करोड़ के लिए देती है। मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10% लगता ही नहीं है, इनकम टैक्स लगता नहीं है। तो और क्या, मतलब इस इंडस्ट्री को जो चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो दे ही रही है, आप उसको अवेल तो करो, अवेल करो, उसके अप्रूवल्स लो। तो दिस इज़ अ बिग टॉपिक, तो अपन डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। श्योर डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर।